हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग जो साइंस का 7th क्लास का जो एक्सरसाइज है 11th वाला सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, वो जो लेसन है यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे विद द प्रॉपर आंसर। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस आपको 7th क्लास के मिलने वाले हैं, 8th क्लास के मिलने वाले हैं। ओके, तो आप आगे भी जाओगे तो आपको ये जो चैनल है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द सेल। तो सेल क्या होता है? द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द सेल। नेम द डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन द सेल। तो सेल के अंदर कौन कौन से अलग अलग ऑर्गेनल होते हैं, ये वाला सेल नहीं। ओके, ये CELL वाला सेल आएगा यहाँ पे, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। और ओके, तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो इज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म 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 होते हैं ऑन द अर्थ विच आर इन द but can be seen only under the compound microscope are called the microorganism. Okay, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, इसके लिए इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ओके, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये अलग अलग टाइप के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और यहाँ पे कुछ कुछ जो गलतियां है मैं उसको क्या करता हूँ, काट देता हूं। जैसे यहाँ पे ये नहीं आएगा, ओके, यहाँ पे फंगस है। ओके, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड। तो 4 यहाँ पे हमको करेक्ट है। ओके, उसके 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 बाद व्हाट आर द डिफरेंट बिट, दोनों के बीच में क्या है, 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 डिफरेंट बताना, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हमने प्लांट सेल्स का पहले लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉइंट यहाँ पे हमने कवर किए हैं प्लांट सेल्स के। उसी तरह से अगर आप एनिमल सेल्स देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी हमने 8 जो पॉइंट्स है उसको कवर किया है, प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के जो आंसर है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख के दिए गए हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो दोनों के जो आंसर है यहाँ पे ऑलरेडी हमने पॉइंट्स के हिसाब से लिख के दिए हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो 7 जो पॉइंट्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गया या यूकैरियोटिक सेल्स हो गया, ये दोनों में यहाँ पे हमने दिए हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो ये सारी चीजें आप खुद से डिस्क्राइब करना है, यानी अपने ओन वर्ड्स में। तो कैसा होता है बच्चे लोग, अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि डिस्क्राइब योर ओन वर्ड्स, जैसे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में आना चाहिए। अगर उसके आपके माइंड में अगर उसका स्ट्रक्चर आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अगर ये लेसन पढ़ रहे हो तो आपको प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के जो डायग्राम है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनाने आपको आने चाहिए। अगर आप वो अच्छे तरीके से बनाना जानते हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो कि प्लांट सेल्स में कौन से ऑर्गेनल्स, कौन से सेल्स कहाँ कहाँ होते हैं, ओके, कौन से जो पार्ट्स है वो कहाँ होते हैं, एनिमल सेल्स में कहाँ होते हैं, ये दोनों में आप बता सकते हो, बाइफर्गेशन कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारी है कि नहीं है, इसी तरीके से आपको एनिमल सेल्स में भी वो चेक करनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको इन द ओन पॉइंट्स आपको ये सारी चीजें आंसर करनी है। ओके, उसके बाद एक्सप्लेन द यूजेस एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है कि 2 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक का इस्तेमाल हम लोग अपने डेली लाइफ के लिए करते हैं, डेली नीड के लिए करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल यूजेस है, यानी बॉडी के काम की है। और दूसरी ऐसी
ये होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो अपने बॉडी को अफेक्ट करती है। ओके, जैसे अगर हम लोग बीमार पड़ गए या हमें कुछ हो गया तो वो भी सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। ओके, वो कहीं बाहर से आती नहीं है, वो सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होती है। जैसे बीमार हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, उसी तरह से अगर उसके बेनिफिट की बात करो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो आप देखते हो कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग बहुत सारे जो ये है क्या बोलते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसी भी चीज को। ओके, और हम लोग उसका खाद बनाते हैं, आपने देखा होगा बायोगैस का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही करते हैं। ओके, अगर आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप दूध से ये दही बनाते हो, मिल्क से कर्ड बनाते हो, तो ये भी सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होती है। ओके, तो ये सारी चीजें यूजफुल है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हार्मफुल देखें तो हार्मफुल में जैसे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, गर्मी के सीजन में आपने देखा होगा कि जो फूड होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो वो बहुत जल्दी क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी के सीजन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते रहते हैं एज कंपेयर टू आप अदर सीजन ले ले, जैसे विंटर हो गया, ओके, या फिर ऑटम हो गया। तो ये जो गर्मी होती है और जो बारिश का सीजन होता है, इसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि बहुत से जो लोग होते हैं वो बीमार होते हैं, सर्दी होती है, खांसी होती है। ओके, तो ये सारी चीजें होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पैक्ट के कारण। और ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। ओके, जिनका इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज्यादा जो फूड पॉइजनिंग, ये सारी जो दिक्कतें हैं वो हो सकती है। ओके, जैसे मलेरिया, डेंगू, फिर एलेफेंथेसिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका फीवर, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है ड्यू टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद गिव साइंटिफिक रीजन। तो साइंटिफिक रीजन में आपको क्या होता है कि आपको साइंस के हिसाब से आंसर देना होता है कि डिजीज स्प्रेड ऑन द लास्ट डे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हेवी रेनफॉल इन द फ्लड। तो आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा जो डिजीज होता है क्योंकि बहुत से ऐसे जो डिकेइंग प्लांट होते हैं, डिकेइंग एनिमल होते हैं, जो मरने के बाद वो एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन जो फ्लड आता है, बारिश आता है, तो वो वहां से क्या होते हैं, पानी के साथ बह के वो कहीं और चले जाते हैं। और उनके अंदर जो बैक्टीरिया होती है, जो वायरसेस होते हैं, जो हार्मफुल जो बीमारियां हैं, ये 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 बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो पैदा होती है। चाहे अगर आप पॉइजनिंग ऑफ फूड पॉइजनिंग, 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 फूड पॉइजनिंग इफ यू ईट द स्टॉल फूड। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप बाहर का जो जंक फूड है यानी स्टॉल फूड है, जो बाहर खुले में लगाते हैं लोग, अगर आप वो खाते हो तो फूड पॉइजनिंग होने के जो चांसेस है वो होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो उनके पास ऑयल वो यूज करते हैं वो ऑलरेडी रिंजिड हो चुका होता है, वो खराब हो चुका होता है, फिर भी वो क्या करते हैं उसको अगेन एंड अगेन उसको यूज करते हैं। ओके, और इससे क्या होता है, खाइए जो खाइए, 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 जो प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा उनके पास हाइजीन हो, अच्छे तरीके से वो सारी चीजें प्रिपेयर करते हो, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, खा सकते हो। ओके, सॉइल इज द टर्न ओवर द ड्यूरिंग। तो आप ओके, तो आपको पता है कि जो सॉइल के अंदर जो ऐसे बहुत सारे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जितने भी ये सब्सटेंस होते हैं सॉइल के ऊपर, वो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ जाता है। ओके, और इसीलिए यहाँ पे जो टर्न ओवर द ड्यूरिंग द टीलिंग ऑफ मिक्स द बैक्टीरिया। फंगस ग्रो क्विकली एंड मोस्ट ह्यूमिड कंडीशन। तो ऑफकोर्स फंगस के लिए जितना अच्छा आप कंडीशन दे सकते हो वो उतनी जल्दी ग्रो करते हैं। और सबसे अच्छा कंडीशन होता है ह्यूमिड कंडीशन, जहां पे नमी होती है, नमी के साथ साथ हीट होती है, जहां पे आप आसानी से किसी भी चीज को ग्रो कर सकते हो। ओके, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, वो कंडीशन फंगस के लिए फेवरेबल होती है। और वैसे कंडीशन में जो फंगस होते हैं वो आसानी से आपको कहीं पे भी ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। ओके, The refrigerator is used in the almost every home.
तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तो कॉमन है कि आप जो फ्रिज होता है वो हर घर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, जिसकी वजह से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है, और इसकी वजह से कोई भी फूड आप उसके अंदर बहुत टाइम तक उसको ये कर स्टोर करके रख सकते हो। ओके, उसके बाद ब्रेड राइस ड्यूरिंग द बेकिंग। तो आपको पता है कि आप जो ब्रेड बनाते हो, ब्रेड आप बनाते नहीं होगे, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि ब्रेड स्पंजी होता है। तो स्पंजी क्यों होता है, क्योंकि जब उसको हम लोग बेक करते हैं, उसको जब हम पकाते हैं तो वो फूल जाता है। तो वो फूल क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो ईस्ट होता है YEAST। ओके, यहाँ पे जो ईस्ट लिखा है वो वाला नहीं। ओके, तो जो ईस्ट होता है जिसको हम लोग हिंदी में खमीर बोलते हैं, वो उसके अंदर डाला जाता है, और वो एक तरीके का क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, उस ब्रेड के साइज को बड़ा कर देता है। ओके, फूडर इज सोक इन द वाटर बिफोर ऑफरिंग द कैटल। तो ऑफकोर्स आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी गाय भैंस को अगर चारा देते हो तो उसका जो खाना है वो सोक किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे वो डाइजेशन के लिए इजी हो जाता है, वो अच्छे से खा सकते हैं, और जो भी उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट है, जो भी उसके अंदर नरिश है, वो अच्छे से वहां पे पहुंच जाता है कैटल तक। ओके, when you will see the simple microscope and when will you see a compound microscope, explain in detail how will you use them। okay, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा, आपने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कब देखा था और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है। तो आप जैसे अभी 7th क्लास में हो, जैसे आप 8, 9, 10th में जाओगे तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी, माइक्रोस्कोप। ओके, जिसका इस्तेमाल हम लोग छोटी से छोटी चीज देखने के लिए करते हैं। अभी मे भी मेरे हिसाब से आप 7th क्लास में हो तो आपने माइक्रोस्कोप, रियल में माइक्रोस्कोप शायद ही देखा होगा या आपके टीचर्स ने दिखाया होगा। लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप टीचर से अप्रोच करो कि वो आपके टीचर्स आपको क्या करें, जो माइक्रोस्कोप है, जो भी चीजें इसके अंदर दिखाई जाती है, जो पढ़ाई जाती है, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में दिखाए। ओके, आपको रियल में दिखाए और उसका यूज बताए कि हाँ इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे वो सारी जो आंसर है वो यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या क्या होता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी, और प्लीज आप कमेंट करके जो भी डाउट है आप पूछ लेना। ओके, अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको वहां पे अगर हमसे क्वेश्चन करना है तो आप वहां पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां पे हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, और प्लीज आप डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।